हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम टू क्लियर नर्सिंग। आज हम बात करने वाले हैं नॉर्सेट 9 एनक्लेक्स बेस। एक टेस्ट सीरीज है जो आपको रिवीजन में मदद करेगी, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएगी, आपको बताएगी कि आपका कौन सा टॉपिक या कौन सा पॉइंट जो है वो वीक है, तो आपको वापस रिवीजन करना चाहिए। ये हम आपके लिए स्पेशली टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑन अवर यूट्यूब चैनल। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड हमारे साथ जुड़ सकते हैं ताकि आपकी बेटर प्रिपरेशन हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन कुछ भी ऐसा नहीं है तो आपको लगे कि अरे तो बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है। एक बार आप पूरा वीडियो देखिए, आपको सच में समझ में आएगा कितने अच्छे क्वेश्चन हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद हार्ट फेलियर, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग शुड द नर्स रिपोर्ट टू द प्रोवाइडर। अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर का एक पेशेंट है, इसकी नर्स केयर कर रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग शुड द नर्स रिपोर्ट टू द प्रोवाइडर, मतलब डॉक्टर को कौन सा फाइंडिंग उसको पता चलेगा वो डॉक्टर को जाके इन्फॉर्म करेगी। तो पहला क्या है, +1 पेरिफेरल एडीमा, वेट गेन हो गया है 1 किलो, मतलब 2.2 LB इन 24 आवर्स के अंदर। ब्लड प्रेशर कितना आ रहा है, 124 से बाय 76 mmHg। रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 18 ब्रेथ पर मिनट। तो व्हाट इज द abnormality here? The answer is answer B. Why? A weight gain of more than 1 kg in 24 hours may indicate fluid retention and worsening heart failure. ठीक है, तो ये इसका आंसर है। आई डोंट थिंक सो आपको रेशनल समझने में कोई दिक्कत आई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच आइसोलेशन प्रिकॉशन आर अप्रोप्रिएट फॉर क्लाइंट विद ट्यूबरक्लोसिस। तो टीबी के लिए कौन सा प्रिकॉशन करना चाहिए, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस, एयरबोर्न, ड्रॉपलेट। आप जहां कंफ्यूज होते हो ना, मेन चीज यही है कि ड्रॉपलेट, एयरबोर्न, क्योंकि आपको सबको पता है कि टीबी जो है मतलब वो मतलब छींकने से, खांसने से फैलता है। मतलब बेसिकली दिमाग में यही आता है अगर टीबी के बारे में सोचते हैं तो। ड्रॉपलेट दिमाग में आता है, एयरबोर्न आता है, तो दिमाग में बिठा लो और रट लो, गलत मत करके आना। टीबी का अगर दिखे प्रिकॉशंस क्या लेने हैं तो एयरबोर्न प्रिकॉशंस लेने हैं, राइट। एयरबोर्न आंसर है, सी आंसर है। क्यों? रेशनल क्या है, टीबी इज ट्रांसमिटेड वाया एयरबोर्न पार्टिकल्स, देयरफॉर एयरबोर्न प्रिकॉशंस इंक्लूडिंग अ नेगेटिव प्रेशर रूम एंड N95 रेस्पिरेटर आर रिक्वायर्ड। मतलब आपको मास्क पहनना है N95 वाला और एक नेगेटिव प्रेशर रूम होना चाहिए फॉर टीबी पेशेंट, उनको आइसोलेट करके रखा जाता है। तो एयरबोर्न प्रिकॉशंस यहाँ पे ली जाते हैं फॉर टीबी वाले पेशेंट के लिए, टीबी के क्लाइंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर अ क्लाइंट विद हाइपोग्लाइसीमिया इज टू। पेशेंट को ग्लूकोज कम है ब्लड में, हाइपोग्लाइसीमिया है। प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करोगे, एडमिस्ट करोगे ग्लूकागोन IM, स्टार्ट करोगे इंसुलिन ड्रिप, ऑफर करोगे हाई प्रोटीन स्नैक, या दोगे 15 ग्राम ऑफ फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट। तो इसका आंसर क्या जाएगा, डी। क्यों जाएगा इसका आंसर डी? द इमीडिएट ट्रीटमेंट फॉर हाइपोग्लाइसीमिया इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्विक सोर्स ऑफ ग्लूकोज सच एज फ्रूट जूस एंड और ग्लूकोज टैबलेट्स। ठीक है, जब भी आप ट्रीटमेंट करते हो, इमीडिएट ट्रीटमेंट हाइपोग्लाइसीमिया का, तो आप क्या करते हो, क्विक सोर्स ढूंढते हो ग्लूकोज के लिए। जैसे कि क्या हो सकता है, फ्रूट जूस दे दिया या ग्लूकोज टैबलेट दे दी। ठीक है, तो इसका आंसर डी जाएगा, 15 ग्राम फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट इज प्रिस्क्राइब्ड डिडॉक्सिन, द नर्स शुड विदहोल्ड द मेडिकेशन एंड नोटिफाई द प्रोवाइडर इफ। क्लाइंट को प्रिस्क्राइब हुआ है, पेशेंट को डिगोक्सिन देनी है, नर्स जो है वो नहीं लगाएगी अगर उसको ये सिम्टम्स, ये चीज़ें दिखती हैं। तो क्या दिखता है, क्लाइंट की पल्स 100 हो चुकी है बीट पर मिनट, क्लाइंट रिपोर्ट्स ब्लड विजन, पोटेशियम लेवल इज 4.0, क्लाइंट ब्लड प्रेशर इज 120 and 80। इसमें आप सीधा सीधा देख सकते हो सब चीज़ें ना कहीं नॉर्मल रेंज में ही है। जो अब नॉर्मल चीज़ें हो रही हैं वो क्या है, क्लाइंट रिपोर्ट ब्लड विजन दिखाई दे रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है पेशेंट को। तो यही इसका आंसर जाएगा, ब्लड विजन स्पेशली विद येलो हेलोस। ठीक है, येलो हेलोस ब्लर विजन में इज अ साइन ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, शुड बी रिपोर्टेड। जब डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी होती है बेटा तो क्या दिखाई देता है, ब्लर विजन दिखाई देता है। और ब्लर विजन को आप डिस्क्राइब कैसे करोगे फर्दर, येलो हेलोस दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं, येलो हेलोस दिखाई देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या है, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का एक सिम्टम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सपेक्टेड फाइंडिंग इन अ क्लाइंट विद कशिंग सिंड्रोम। कशिंग सिंड्रोम किसी क्लाइंट को होगा तो क्या दिखाई देगा? वेट लॉस, हाइपोटेंशन, मून फेस, हाइपोग्लाइसीमिया। ये ध्यान रखना, जब भी कशिंग सिंड्रोम होता है ना तो सब चीज़ें ऊपर चली जाती हैं और मतलब फैट डिपोजिशन आपको ज़्यादा देखने को, क्यों? क्योंकि उसमें कॉर्टिसोल ज़्यादा बन रहा है। जब कॉर्टिसोल ज़्यादा बनता है तो वेट गेन होता है, ग्लूकोज ज़्यादा बनता है। स्ट्रेस के समय भी कॉर्टिसोल ज़्यादा रिलीज होता है, जब स्ट्रेस होता है बॉडी में तब भी होता है। तो हाइपर क्या करता है? ग्लाइसीमिया करता है बॉडी में कॉर्टिसोल। तो कशिंग सिंड्रोम में कॉर्टिसोल का लेवल बहुत ज़्यादा है तो वेट गेन होगा, हाइपरटेंशन होगा, हाइपर ग्लाइसीमिया होगा एंड मून फेस होगा। ठीक है, इसका आंसर वेट गेन, राउंड मून फेस, हाइपरटेंशन एंड हाइपरग्लाइसीमिया ड्यू टू एक्सेसिव cortisol. Next question. A nurse is reinforcing teaching to a client with iron deficiency anemia. Which food should the nurse recommend? एक नर्स है इज रीइंफोर्सिंग टीचिंग टू अ क्लाइंट विद आयरन डेफिशिएंसी। एक पेशेंट है, उसको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है। नर्स जो है उसको टीचिंग दे रही है। नर्स कौन सा फूड उसको बोलेगी कि आप खा सकते हो, खाओ उस चीज़ को। ठीक है, मिल्क, कैरेट, चिकन लीवर, एप्पल। तो इसका आंसर क्या जाएगा? चिकन लीवर। क्यों? चिकन लीवर इज रिच इन हीम iron. Chicken liver is rich in heme iron, which is more easily absorbed than non-heme plant-based iron. ठीक है, तो प्लांट बेस्ड आयरन से ज्यादा जल्दी रैपिडली कौन अब्जॉर्ब होता है? हीम आयरन, जो कि पाया जाता है चिकन लीवर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट वे टू कन्फर्म प्लेसमेंट ऑफ एनजी ट्यूब। जब एनजी ट्यूब इंसर्ट करते हैं तो बेस्ट वे कौन सा होता है कन्फर्म करने के लिए कि सही जगह पे प्लेस हुई है? चेकिंग द pH ऑफ एस्पायरेशन, इंजेक्टिंग एयर एंड ऑस्कल्टेशन, आस्किंग द क्लाइंट टू एस्पिरेट एंड ऑब्जर्विंग फॉर कफ। देखो बेटा, इसमें है ना सी एंड डी तो नॉर्मली खत्म हो चुका है, मतलब ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। कंफ्यूजन जहाँ होती है वो यही होती है कि चेकिंग द pH ऑफ एस्पायरेट, इंजेक्ट एयर एंड अस्कल्टेशन। देखो अब ए और बी में क्या होगा? बी पे अगर आप जाते हो, अगर वो लंग्स में है एनजी ट्यूब, आपने एयर इंजेक्ट कर दी, आपने अस्कल्टेटिंग की, तो क्या होगा? हो सकता है आपको सुनाई दे एयर की आवाज़, तो आपको लगेगा सही है, पर वो कहाँ है? लंग्स में है। तो सबसे कन्फर्मेशन बेस्ट चीज़ जो है, एस्पायरेट करके देखो, जो अमाउंट आ रहा है उसका pH देख लो, उससे आपको पता चल जाएगा कि कंफर्म प्लेसमेंट है। तो चेकिंग द pH ऑफ एस्पायरेट, pH टेस्टिंग ऑफ एस्पायरेट इज अ रिलायबल बेड साइड मेथड फॉर कंफर्मिंग एनजी ट्यूब प्लेसमेंट। pH कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए यूजुअली, इंडिकेट गैस्ट्रिक प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स इज प्रिपेयरिंग फॉर एडमिनिस्टर्ड फ्रूसेमाइड IV टू ए क्लाइंट. What is the most important assessment before giving the drug? फ्रूसेमाइड IV देने वाली है नर्स, तो प्रायोरिटी मतलब पहले क्या करेगी? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट असेसमेंट कौन सा है ये ड्रग देने से पहले? तो इसका क्या आएगा? रेस्पिरेटरी रेट। यहाँ पे बेटा वो नहीं है, यूरिन आउटपुट। फ्रूसेमाइड दिमाग में रखते हैं, आपको सबसे पहले यूरिन आउटपुट आता है, इनपुट आउटपुट नहीं है, आप ऑप्शन ही नहीं है। रेस्पिरेटरी रेट, पोटेशियम लेवल, ठीक है, वेट और बाउल साउंड्स। अब बाउल साउंड्स रेस्पिरेटरी रेट में तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, आप कहाँ पे होगे? पोटेशियम लेवल में और वेट में होगे। तो अगर यूरिन आउटपुट नहीं दे रखा तो वेट इसका आंसर जाता है। ठीक है, फ्रूसेमाइड इज अ लूप डायरेटिक्स, एक लूप डायरेटिक्स है, कैन कॉज पोटेशियम लॉस। सॉरी, इसका आंसर बी है, सॉरी। फ्रूसेमाइड इज अ लूप डायरेटिक्स दैट कैन कॉज पोटेशियम लॉस। चेक सीरम पोटेशियम बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्यों आया मैं आपको और अच्छे से समझाती हूँ नोट्स के थ्रू, जो हमारे नोट्स है उसमें आपको देख के अच्छे से बताती हूँ। नाउ एज यू कैन सी हियर, इसमें क्या दे रखा है? पोटेशियम वेस्टिंग एंड पोटेशियम स्पेरिंग। तो पोटेशियम वेस्टिंग में देखो फ्रूसेमाइड हाइड्रो क्लोरथायाजिड दे रखा है, ओनली गिव व्हेन K+, मतलब पोटेशियम लेवल नॉर्मल। इसमें दे रखा है कि तभी दो जब पोटेशियम का लेवल जो है नॉर्मल हो। फ्रूसेमाइड इज गिव टू फास्ट कॉज ototoxicity, tinnitus, hypotension. If give too much cause nephrotoxic and hypokalemia. ठीक है, तो इसलिए उसका आंसर पोटेशियम गया। ठीक है, तो हम पोटेशियम चेक करेंगे, तब K+ नॉर्मल होगा तब ही पोटेशियम स्वास्टिंग मेडिकेशन दी जाएंगी। ठीक है, और अगर आपने ज़्यादा दे दी है मेडिकेशन, फ्रूसेमाइड ज़्यादा दे दी, तो क्या कर देगी? हाइपोकलेमिया कर देगी या फिर नेफ्रोटॉक्सिसिटी कर देगी। ये हमारे नोट्स के अंदर अच्छे से समझा रखा है, दे रखा है। आप चाहें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके
परचेज कर सकते हो, हमने बहुत अच्छे से समझा रखा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ क्लाइंट विद अ हिस्ट्री ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन इज प्रिस्क्राइब्ड वॉर्फिन, विच फाइंडिंग्स शुड द नर्स इमीडिएटली रिपोर्ट टू द प्रोवाइडर। एक क्लाइंट है विद अ हिस्ट्री ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन है, उसको उसको प्रिस्क्राइब किया गया है वॉर्फिन, विच फाइंडिंग शुड द नर्स इमीडिएटली रिपोर्ट टू द प्रोवाइडर। तो कौन सा करेंगे? एनआरआई ऑफ 3.2, bruising on arms, coffee ground emesis और occasional dizziness। तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर जाएगा सी, कॉफी ग्राउंड एमेसिस। क्यों आया इसका आंसर? कॉफी ग्राउंड एमेसिस सजेस्ट अपर जीआई ब्लीडिंग। ठीक है, कॉफी ग्राउंड अगर उल्टी, मतलब कॉफी के रंग की अगर उल्टी हो रही है तो क्या सजेस्ट करती है कि अपर जीआईटी ट्रैक्ट में ब्लीडिंग हो रही है। अ सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ वॉर्फिन, वॉर्फिन का एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि वॉर्फिन क्या है? एक एंटी कोगुलेंट है जो यूज की जाती है टू प्रिवेंट एंड ट्रीट वीनस थ्रोम्बोसिस एंड थ्रोम्बो एम्ब्लोटिक इवेंट्स के लिए। ठीक है, जैसे कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए भी और एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए भी यूज आती है। 4 चीज़ें वॉर्फिन के बारे में याद रखना। वॉर्फिन कहाँ कहाँ काम आएगी? वॉर्फिन काम आएगी किन किन चीज़ों को ठीक करने में? देखो, थ्रोम्बोसिस, ठीक है, थ्रोम्बोसिस होगा, वॉर्फिन दी जाएगी। थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो गया, क्या हो गया? एम्बोलिज्म हो गया, तब दी जाएगी। एमआई का अटैक आ गया, ठीक है, तब दी जाती है। और एट्रियल फिब्रिलेशन में दी जाती है। तो ये क्या है? वो क्या है? एंटी कोगुलेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे कोगुलेशन ही नहीं होने देगी, तो क्या है? वॉर्फिन का ये कॉम्प्लिकेशन है, क्या? कॉफी ग्राउंड एमेसिस। दिस फाइंडिंग, अब आपको लग रहा होगा कि मैम आईएनआर भी तो बड़ा हुआ है, ठीक है, एंड ब्रूजिंग भी हो रहा है, तो ये प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी क्या है अभी? कॉफी ग्राउंड उल्टी कर रहा है, मतलब ब्लीडिंग जहां दिख जाए, स्टॉप दैट ब्लीडिंग फास्ट। नहीं क्या? पेशेंट शॉक में चला जाएगा। तो यहाँ पे इनसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? ब्लीडिंग को स्टॉप करना। तो सी इसका आंसर आएगा। अगर नर्स ये देखती है तो तुरंत जाके डॉक्टर को वो इन्फॉर्म करेगी। मोर देन दिस फाइंडिंग इज मोर अर्जेंट देन इवॉल्वेट आईएनआर एंड ब्रूजिंग। अ नर्स रिसीव हैंड ऑफ फॉर 4 क्लाइंट। एक नर्स है, उसको 4 पेशेंट दिए गए हैं, किसको वो सबसे पहले जाके असेस करेगी? अ क्लाइंट पोस्ट ऑपरेटिव डे 1 विथ 100 ml ड्रेनेज इन जेपी ड्रेन। ठीक है, क्लाइंट है, उसका एक दिन पहले या डे 1 चल रहा है पोस्ट ऑपरेटिव, विथ उसको जो जेपी ड्रेनेज है उसमें सिर्फ 100 ml ड्रेनेज ही आया है। दूसरा क्लाइंट है, क्लाइंट विद अस्थमा रिपोर्टिंग माइल्ड एसओबी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ दिखा रहा है माइल्ड अस्थमा का। अ क्लाइंट विथ DKA whose serum potassium is 3। ठीक है, एक क्लाइंट विथ COPD नीडिंग O2 at 2 लीटर पर मिनट वाया NC। तो इसका आंसर क्या जाएगा? सबसे पहले किसको असेस करेगी, किसको अर्जेंट असेसमेंट की ज़रूरत है? हाइपोकैलेमिया वाले पेशेंट को। अब आप बोलोगे कि लाइक मैम ये ही क्यों, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी तो हो रहा है, पर बेटा वो माइल्ड है। ठीक है, तो हाइपोकैलेमिया इन DKA increase the risk of life-threatening arrhythmias, it required immediate attention potassium replacement। देखो, जब भी पोटेशियम हाइपो में जाए, हाइपर में जाए, पोटेशियम जो है वो कार्डियक डिसरिथमिया करता है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। तो जहाँ भी आपको पोटेशियम दिखे तो पोटेशियम को ठीक करो सबसे पहले। ठीक है, ब्लीडिंग, पोटेशियम, ये चीज़ें क्या है? सबसे पहले चीज़ ठीक होने वाली है। ठीक है, अगर मान लो मैम आप ये सोचो कि मैम एक बात बताइए कि पोटेशियम भी दे रखा हो उसमें, ऐसा ही ऑप्शन कुछ, और ब्लीडिंग भी हो, तो ऑफ कोर्स आप खुद भी सोच सकते हो कि पेशेंट पहले किससे बचेगा? ब्लीडिंग स्टॉप करनी है ना, तो ब्लीडिंग उसका आंसर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A client on mechanical ventilation suddenly become restlessness and decrease SpO2 and cyanosis. What should the nurse do first? एक client है mechanical ventilation के ऊपर, उसको सडनली रेस्टलेसनेस, बेचैनी हो रही है, SpO2 उसका कम हो चुका है, साइनोसिस का सिम्टम दिखा रहा है। तो सबसे पहले नर्स क्या करेगी? कॉल द रैपिड रिस्पॉन्स टीम, इंक्रीज ऑक्सीजन फ्लो, चेक एंडोट्रैकियल ट्यूब प्लेसमेंट एंड एडमिनिस्टर सेडेटिव। सेडेटिव तो बिल्कुल नहीं देना है इस केस में अभी। ठीक है, डॉक्टर को भी पहले नहीं बुलाना, रैपिड रिस्पॉन्स टीम को भी नहीं बुलाना। इंक्रीज ऑक्सीजन फ्लो, अगर कोई पेशेंट मैकेनिकल वेंटिलेटर पे है तो ऑब्वियसली उसको ET ट्यूब डला होगा, तो सबसे पहले प्लेसमेंट ही चेक करोगे ट्यूब का। इन सब को बुला के लेके आ गए, ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज कर दिया, पर ट्यूब ही प्लेस नहीं है सही जगह पे, तो फिर भी वो SpO2 डिक्रीज ही दिखाएगा। तो चेक एंडोट्रैकियल ट्यूब प्लेसमेंट इज द राइट आंसर। द प्रायोरिटी इज टू असेस फॉर डिस्प्लेसमेंट और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ET ट्यूब विच मे कॉज हाइपोक्सिया।
Next question. The nurse is reviewing a new prescription for IV vancomycin. Which lab value is most concerning? ठीक है, a nurse is reviewing a new prescription. नर्स जो है वो देख रही है कि उसको एक नया प्रिस्क्रिप्शन मिला है, पेशेंट को क्या देना है, आईवी वैनकोमाइसिन देना है. कौन सी लैब वैल्यू बहुत कंसर्निंग है उसके लिए, जो नर्स उस पर ध्यान देगी? क्या है? 114 है, क्रेटिनिन 2.3 है, WBC है 11,000, प्लेटलेट्स हैं 1,80,000. तो कौन सा मोस्ट कंसर्निंग लैब वैल्यू है अगर वैनकोमाइसिन दी जा रही है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? क्रेटिनिन 2.3 mg/dl. क्यों? क्योंकि वैनकोमाइसिन जो है वो एक नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है. ठीक है, मतलब किडनी को वो इफेक्ट करती है. तो अगर क्रेटिनिन ऊपर नीचे है तो मेन हमें किडनी, अगर ऊपर नीचे क्रेटिनिन तो किडनी को दर्शा रहा है ना बेटा, किडनी का मार्कर है ना क्रेटिनिन, तो उस पर हमें मोर फोकस करना है. ठीक है, तो इसका रेशनल क्या है यहाँ पे? वैनकोमाइसिन इज नेफ्रोटॉक्सिक, इवॉल्वेट क्रेटिनिन सजेस्ट इम्पेयर्ड किडनी फंक्शन एंड रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच क्लाइंट इज द हाइएस्ट रिस्क फॉर डेवलपिंग मेटाबॉलिक एल्कलोसिस? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कौन सा पेशेंट हाई रिस्क पे है डेवलप करने के लिए? अ क्लाइंट विद प्रोलॉन्ग वॉमिटिंग, अ क्लाइंट विद डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, अ क्लाइंट विद सेप्सिस, लैक्टिक एसिडोसिस एंड अ क्लाइंट विद COPD. देखो अब जितना भी है इन सब में एसिड एसिड एसिड, ध्यान किस पे देना है? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस. तो जब वॉमिट करते हैं तो सारा HCl, वॉमिट करते हैं तब सारा HCl एसिड बाहर निकल जाता है, बॉडी में सिर्फ एल्कलोसिस रह जाता है. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? प्रोलॉन्ग वॉमिटिंग. ये ध्यान रखना, वॉमिटिंग होगी तो बॉडी में क्या होगा? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस. क्यों? बॉडी से सारा एसिड निकल गया. डायरिया होगा तो क्या होगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस. क्यों? डायरिया हुआ तो पूरा एल्कलाइन नेचर pH बाहर निकल गया, इसलिए मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया. तो आपसे पूछे वॉमिटिंग कहाँ तरफ, किस तरफ लेके जाएगी? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस. डायरिया होगा तो क्या होगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस. ठीक है. A. Loss of gastric acid through vomiting leads to metabolic alkalosis due to hydrogen ion depletion. और डायरिया होता है तो क्या होता है? उसका उल्टा होता है. ठीक है. A nurse is caring for a client who has SIADH, which finding required immediate intervention. Sodium level 118, decrease urine output, weight gain of 1 kg in 2 days, low serum osmolarity. तो इसका आंसर क्या जाएगा? देखो अब इस ऑप्शन में ना एक मेडिकल इमरजेंसी है. क्या है? सोडियम जो लेवल है बहुत ही कम है. तो सोडियम जब कम होता है ना बेटा तो सीजर की तरफ लेके जाता है. सीजर क्या होता है? दौरा पड़ना, दौरा आता है, एक वो मेडिकल इमरजेंसी है. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सोडियम लेवल ऑफ 118. ठीक है, इसमें कुछ भी वो नहीं दे रखा है कि मतलब जो अदर ऑप्शन है वो ऐसे नहीं दे रखे हैं कि पेशेंट को हार्म करे, पर सोडियम लेवल इतना कम है वो पेशेंट को जरूर हार्म कर सकता है. तो सीजर कोमा की ओर सोडियम लेवल लेके जाएगा, तो एक मेडिकल इमरजेंसी है ये चीज़. ठीक है, तो ऑपरेशनल क्या है? सीवियर हाइपोनेट्रीमिया कैन कोज कितने से कम? 120 से कम. 120 से कम सोडियम होगा बॉडी में तो क्या करेगा? सीजर करेगा, कोमा करेगा और डेथ की ओर लेके जाएगा. इट इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ नर्स एडमिनिस्टर्ड IV पोटेशियम क्लोराइड. विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट इज मोस्ट क्रिटिकल? अ नर्स को IV पोटेशियम क्लोराइड दी जा रही है तो मोस्ट कौन सा असेस करना है? ठीक है, तो उसमें क्या असेस करेंगे हम? सबसे ज़्यादा यूरिन आउटपुट चेक करेंगे. क्यों करेंगे यूरिनरी आउटपुट चेक? रेस्पिरेटरी रेट नहीं करना, ब्लड ग्लूकोज नहीं करना, बाउल साउंड नहीं करना, यूरिन आउटपुट. क्यों? क्योंकि अगर किडनी खराब हुई ना बेटा और आपने पोटेशियम क्लोराइड दे दिया तो बॉडी में स्टोर होता रहेगा, टॉक्सिसिटी कर देगा, हाइपरकलेमिया हो जाएगा. हाइपरकलेमिया होता ही क्या हो जाएगा? कार्डियक डिसरिथमिया की कंडीशन आ जाएगी. तो इसका आंसर क्या आएगा? यूरिनरी आउटपुट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देख लो. एडिक्वेट रीनल फंक्शन इज एसेंशियल बिफोर गिविंग पोटेशियम. इम्पेयर्ड आउटपुट इंक्रीज रिस्क ऑफ हाइपरकलेमिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्लाइंट विद मस्थेनिया ग्रेविस रिपोर्ट्स डिफिकल्टी swallowing and मसल वीकनेस. व्हाट इज द नर्स प्रायोरिटी एक्शन? माइस्थेनिया ग्रेविस का पेशेंट है, क्या दिखा रहा है? निगल नहीं पा रहा है अच्छे से, मसल में वीकनेस है. व्हाट इज द नर्स प्रायोरिटी एक्शन? नर्स का सबसे पहला एक्शन क्या होगा? एडमिनिस्टर पाइरोडोस्टिग्माइन, withhold fluids, evaluate HOB and call the provider. सब चीज़ों को छोड़ो, दवाई दो. ऐसा कुछ पेशेंट सिम्टम दिखा रहा है, प्रॉब्लम हो रही है तो दवाई इज द बेस्ट ऑप्शन हियर. तो एडमिनिस्ट्रेशन पाइरोडोस्टिग्माइन. तो इससे क्या होगा? ये जो सिम्टम्स पेशेंट शो कर रहा है वो
नॉर्मल हो जाएंगे, तो पेशेंट आराम से स्वॉलोइंग कर पाएगा एंड मसल जो वीकनेस थी वो कम हो जाएगी, ठीक है, रिड्यूस हो जाएगी। पैरासिटामोल इज एन एंटी कोलिनर्जिक that provide muscle strength, especially respiratory and swallowing muscles. It should be given on time. स्पेशल चीज़ यही है कि टाइम पे दी जाएगी ये दवाई। अगर आज आपने 9 बजे दी है, ठीक है, तो कल भी आप 9 बजे ही दोगे, आगे पीछे नहीं होगा, टाइम पे ये दवाई दी जाती है। तो पायरिडोस्टिगमाइन क्या है? एक एंटी कोलिनर्जिक एस्ट्रेज है। ये क्या करती है? मसल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करती है। वो मसल कहीं की भी हो सकती है, राइट, स्वॉलोइंग मसल, रेस्पिरेटरी मसल्स, ठीक है, मसल वीकनेस, तो मसल को इंप्रूवमेंट करती है ये, तो इसलिए दवाई इज द बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ बर्न पेशेंट विथ 35% ऑफ TBSA पार्शियल थिकनेस बर्न, विच लैब फाइंडिंग रिक्वायर्ड इमीडिएट एक्शन। ठीक है, एक पेशेंट है 35% वो जल चुका है, ठीक है, पार्शियल थिकनेस बर्न है, कौन सा लैब फाइंडिंग इमीडिएट एक्शन दर्शाता है? विच लैब फाइंडिंग इट रिक्वायर्स इमीडिएट एक्शन। ठीक है, हेमेटोक्रिट 52%, सोडियम 132, पोटेशियम 6.2 एंड एल्ब्यूमिन 2.9। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोटेशियम कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो ये ध्यान रखना बेटा, जब भी सेल टूटती है तो सेल के अंदर क्या होता है? K+ होता है। जब भी टूटेगी सेल तो बर्न में सेल जो है टूट जाती है और सारा K+ जो है वो बाहर आ जाता है। बॉडी में क्या हो जाता है? हाइपरक्लेमिया। हाइपरक्लेमिया तो होगा तो क्या होगा? कार्डियक डिसरिथमिया होगा। कार्डियक डिसरिथमिया तो क्या होगा? डेथ की तरफ लेके जाएगा। तो मोस्ट कंसर्न हमें किससे है? पोटेशियम से है यहाँ पे, ठीक है। हाइपरक्लेमिया इज कॉमनली इन अर्ली बर्न स्टेज में क्या होता है? हाइपरक्लेमिया देखने को मिलता है। क्यों? ड्यू टू सेल लाइसिस एंड कैन लीड टू रिथमियास एंड रिक्वायर अर्जेंट ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर्ड IV morphine to a post operative client, which of the following is most important to assess before administration। IV morphine दी जा रही है, देने से पहले सबसे पहले क्या असेस करोगे? पेन लेवल, एपिकल पल्स, रेस्पिरेटरी रेट एंड सर्जिकल साइट। तो क्या असेस करोगे मॉर्फिन के लिए? सबसे पहले मॉर्फिन क्या है? मॉर्फिन एक ओपियोइड्स है। ओपियोइड्स क्या करते हैं? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करते हैं। तो पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट पहले से ही कम हुआ और आपने मॉर्फिन दे दी, पेशेंट जो है वो डेथ की तरफ चला जाएगा। तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी रेट चेक करो, नॉर्मल है तभी IV मॉर्फिन लगाओ। इसका रेशनल क्या है? ओपियोइड्स लाइक मॉर्फिन कैन डिप्रेस रेस्पिरेटरी ड्राइव। ऑलवेज असेस रेस्पिरेटरी रेट शुड बी 12, मोर देन 12 होनी चाहिए बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग, ठीक है, या फिर 12 तक तो होनी ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच टेक्निक इज मोस्ट इफेक्टिव इन मेंटेनिंग सर्जिकल सेप्सिस ड्यूरिंग अ स्ट्राइल ड्रेसिंग चेंज। ठीक है, विच टेक्निक इज मोस्ट इफेक्टिव इन मेंटेनिंग सर्जिकल सेप्सिस ड्यूरिंग अ स्ट्राइल ड्रेसिंग चेंज। तो क्या होगा इसका आंसर? Wearing clean gloves only, holding sterile object below waist level, pouring solution directly over the sterile field and opening the distal flap of the sterile pack first। इसका आंसर क्या होगा? To maintain asepsis, open the distal flap first so you don't reach over the sterile field and contaminate it। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये है which technique is most effective in maintaining surgical asepsis during a sterile dressing changes। जब स्ट्राइल ड्रेसिंग चेंज करते हैं तो कौन सा टेक्निक जो है वो मोस्ट इफेक्टिव है सर्जिकल एसेप्सिस करते वक्त? तो कौन सा है? वेयरिंग ए क्लीन ग्लव्स ओनली लिखा है, ठीक है, हम पूरा PP करते हैं। होल्डिंग स्ट्राइल ऑब्जेक्ट बिलो वेस्ट लेवल तक होता है या उसके ऊपर होता है? बिलो नहीं होता है। बिलो हम क्या मानते हैं? कंटामिनेटेड एरिया मानते हैं। पावरिंग सोल्यूशन डायरेक्टली ओवर द स्ट्राइल फील्ड, नहीं, सीधा हम सॉल्यूशन कभी नहीं डालते हैं स्ट्राइल फील्ड के ऊपर, ठीक है। ओपनिंग द डिस्टल फ्लैप ऑफ द स्ट्राइल पैक फर्स्ट। तो क्या करते हैं? सर्जिकल ड्रेसिंग करने से पहले, स्ट्राइल ड्रेसिंग क्या होती है? आपने देखा होगा ना, एक ग्रीन कलर का कपड़ा में बंधा हुआ आता है, वो जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, फोर्सेप्स होते हैं, ग्रीन कलर के कपड़े में बंधी आती है स्ट्राइल ड्रेसिंग, ठीक है। तो चेंज करते वक्त हम क्या करते हैं? ओपनिंग द डिस्टल फ्लैप, डिस्टल दूर से उसको ओपन करते हैं, ठीक है, और ऑफ द स्ट्राइल पैक फर्स्ट। इससे क्या होता है? मेंटेन होता है सेप्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट विद लीवर सिरोसिस इज कंफ्यूज्ड, हैज अ फ्लैपिंग ट्रिमर्स, व्हाट इज अ नर्स प्रायोरिटी इंटरवेंशन। फ्लैपिंग ट्रिमर्स आपको पता है सिरोसिस में देखने को मिलते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? चेक द ब्लड ग्लूकोज, प्रिपेयर फॉर पैरासेंटेसिस, मॉनिटर अमोनिया लेवल एंड एनकरेज हाई प्रोटीन इंटेक। आपको सबको पता है कि फ्लैपिंग ट्रिमर्स तभी होते हैं जब अमोनिया का लेवल बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। कन्फ्यूजन एंड एस्टेरेसिस मतलब फ्लैपिंग ट्रिमर्स आर साइन ऑफ हिपैटिक एनसेफेलोपैथी। जब हिपैटिक मतलब लीवर, एनसेफेलोपैथी
होता है, मतलब एंसेफेलोपैथी मतलब क्या हो गया यहाँ, ब्रेन डिसफंक्शन, ब्रेन क्या हो गया, डिसफंक्शन, ऑफ्टन कॉज बाय हाई अमोनिया लेवल। जब बॉडी में हाई अमोनिया लेवल बढ़ता है तो कंफ्यूजन, फ्लैपिंग ट्रिमर्स देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है, आर साइन ऑफ हिपैटिक एंसेफेलोपैथी। हिपैटिक एंसेफेलोपैथी कहाँ से स्टार्ट हुआ, लिवर ऑफ सिरोसिस से स्टार्ट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, A pregnant client is 34 weeks reports painless vaginal bleeding. Painless vaginal bleeding हो रही है 34 वीक्स के ऊपर। आपका इनिशियल एक्शन क्या होगा नर्स का, परफॉर्म अ वजाइनल एग्जाम, प्रिपेयर फॉर सिजेरियन डिलीवरी, चेक फीटल हार्ट टोन्स, अप्लाई फंडल प्रेशर। तो यहाँ पे पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग है, पेन नहीं हो रहा है, 3rd वीक में मदर है। तो सबसे पहले क्या करोगे, बच्चे को चेक करोगे, सिंपल सी चीज़ है। कोई वजाइनल एग्जामिनेशन नहीं, वजाइनल एग्जामिनेशन तो करते ही नहीं है 3rd ट्राइमेस्टर में। क्यों, क्योंकि अबॉर्शन के चांसेस रहते हैं। प्रिपेयर फॉर सिजेरियन डिलीवरी, क्यों करनी है सिजेरियन डिलीवरी, पहले बच्चे को तो चेक करो, उसको रेस्टलेसनेस हो रही है, उसको हाइपोक्सिया हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो है ना। अप्लाई फंडल प्रेशर, फंडल प्रेशर क्यों करना है, फंडल प्रेशर सबसे पहले प्रायोरिटी, चेक फीटल हार्ट टोन। इसका आंसर क्या है, सस्पेक्टेड प्लेसेंटा प्रीविया रिक्वायर्ड फीटल असेसमेंट फर्स्ट, वजाइनल एग्जाम्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यू टू हेमोरॉइज रिस्क। मैंने वो बोला था आपको, वजाइनल एग्जामिनेशन 3rd ट्राइमेस्टर में मना होता है, अबॉर्शन के चांसेस होते हैं, ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं, इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन 3rd ट्राइमेस्टर। सस्पेक्टेड प्लेसेंटा प्रीविया, पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग किसको इंडिकेट करती है, प्लेसेंटा प्रीविया को। अगर पेन होता है यहाँ पे और वजाइनल ब्लीडिंग होती तो किसको इंडिकेट करती, प्लेसेंटा अब्रप्शो को। पर 3rd वीक मतलब 3rd ट्राइमेस्टर में ही होना चाहिए। 3rd ट्राइमेस्टर में अगर ब्लीडिंग होती है तो ज़्यादातर दिमाग किस पे जाता है, 2 चीज़ों के ऊपर, पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, पेन हो रहा है, पेनलेस हो रही है तो प्लेसेंटा प्रीविया, पेन हो रहा है तो प्लेसेंटा अब्रप्शो होता है। ठीक है, तो फीटल असेसमेंट पहले करना है हमें। ठीक है, अ 5-year-old विद एपीग्लोटाइटिस प्रेजेंट विद ड्रूलिंग एंड स्ट्राइडर, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट। एपीग्लोटाइटिस का पेशेंट है, ड्रूलिंग हो रहा है, स्ट्राइडर हो रहा है। स्ट्राइडर एक इमरजेंसी कंडीशन है। स्ट्राइडर साउंड तभी आती है जब ऑब्स्ट्रक्शन होता है, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है। ड्रूलिंग मतलब मुंह से झाग या पानी सारा निकालना, सलाइवा निकालना। तो नर्स सबसे पहले क्या करेगी, इंसर्ट अ टंग डिप्रेसर, ऑब्टेन अ थ्रोट कल्चर, प्रिपेयर फॉर इंट्यूबेशन एंड एडमिनिस्ट्रेट आईवी फ्लूइड्स। बेटा यहाँ पे इमरजेंसी कंडीशन है, एपिग्लोटाइटिस है पेशेंट को, ड्रूलिंग हो रही है और अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है। तो सबसे पहले पेशेंट को ब्रेथ दो। ब्रेथ कैसे दोगे, इंट्यूबेट कर दो उसको सबसे पहले। तो आंसर इंट्यूबेट। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इज द प्राइमरी कंसर्न इन एपिग्लोटाइटिस। इन्वेसिव प्रोसीजर कैन ट्रिगर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन। तो क्या करना है यहाँ पे, सी करना है। ठीक है, प्रिपेयर फॉर इंट्यूबेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट विद सिजोफेनिया सेज, ए क्लाइंट है सिजोफेनिया का, बोलता है द वॉइस वॉन्ट लेट मी स्लीप, ये आवाज़ें मुझे सोने नहीं देती हैं। व्हाट इज द मोस्ट थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स। तो नर्स क्या बोलेगी, देखो ऑडिटरी हेलुसिनेशन कॉमन होता है सिजोफेनिया वाले पेशेंट में, ध्यान रखना। दोज वॉइसेस आर नॉट रियल, पेशेंट को आप कभी नहीं बताओगे, जो पेशेंट सोच रहा है उसको कभी नो नहीं बोलोगे। ठीक है, कभी नहीं बोलना कि आप जो फील कर रहे हैं, जो हेलुसिनेट कर रहे हैं वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं बोलते। पेशेंट को बहुत ट्रिगर होता है इससे। दोज वॉइसेस आर नॉट रियल, ऐसा नहीं बोलना है। व्हाट डू द वॉइसेस से टू यू, ट्राई इग्नोरिंग देम, कभी नहीं बोलना है, ट्राई इग्नोरिंग देम, गेट सम रेस्ट, ये नहीं बोलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स, पेशेंट को आप उससे नहीं हटा सकते हो। तो आप क्या बोलोगे, व्हाट डू द वॉइसेस से टू यू। ठीक है, आप यहाँ पे डिनाई नहीं, ये ध्यान रखना। साइकेट्रिक पेशेंट जब भी होता है आप उसकी चीज़ों को मना नहीं कर सकते, ना उसको हाँ बोल सकते हो कि हाँ आपको सुनाई दे रही होगी, मुझे भी ऐसा लगता है, ऐसा कभी नहीं बोलते हैं, ना भी नहीं करते हैं। ठीक है, कि वॉइसेस जो सुन रहे वो ऐसा नहीं है, अरे सो जाओ, जाओ कि इग्नोर करो, ऐसा नहीं बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए आप ना तो हाँ बोलोगे ना बोलोगे, क्या बोलोगे, व्हाट डू द वॉइसेस से टू यू। अच्छा, वो वॉइस क्या बोल रही है आपको, ताकि उसको आपको पता चले। ठीक है, दीज रिस्पॉन्स प्रमोट ट्रस्ट, आप उसको ऐसे बोलोगे व्हाट डू द वॉइसेस से टू यू, कि अच्छा वो वॉइसेस क्या बोल रही है, तो इससे क्या होगा, ट्रस्ट प्रमोट होगा। हेल्प असेस द रिस्क ऑफ हार्म, अगर पेशेंट सोच रहा है कि सुसाइड करेगा तो उससे आपको पता चल जाएगा पेशेंट रिस्क ऑफ हार्म, अगर खुद को हार्म करने वाला है। कमांड हेलुसिनेशन, इसमें एग्जाम्पल कमांड हेलुसिनेशन क्यों दे रखा है, अगर वो वॉइसेस ऐसे बोल रही हैं कि जाके छत से कूद जाओ नीचे,
ठीक है, और आपने बोला कि अरे ठीक, आपने सुनने से पहले ही बोल दिया अरे कुछ नहीं है, सो जाओ जाके, इग्नोर करो, और उसको जो वॉइसेस सुनाई दे रही हैं वो ऐसे बोल रही हैं अगर उसको कि लाइक जाके छत से कूद जाओ, खुद को हार्म कर लो, तो आपने तो सुनी नहीं, आपने भेज दिया और पेशेंट सुसाइड करके मर गया। तो ऐसे नहीं बोलते। हम ये असेस करते हैं कि ट्रस्ट प्रमोट हो और असेस करते हैं रिस्क के लिए। तो हम ये पूछेंगे व्हाट डू द वॉइसेस से टू यू। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट बाय कम्युनिटी हेल्थ नर्स इंडिकेट करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन। ठीक है, प्राइमरी प्रिवेंशन को कौन सा लाइन इंडिकेट करता है? ठीक है, बेटर असेसमेंट के लिए, आई विल हेल्प डायबिटिक पेशेंट लर्न फूड केयर, आई विल गिव टिटनेस बूस्टर आफ्टर इंजरीज, आई विल ऑर्गेनाइज द वैक्सीनेशन ड्राइव, आई स्टार्ट अ ब्लड प्रेशर स्क्रीनिंग क्लिनिक। ठीक है, तो इसका प्राइमरी प्रिवेंशन जो इंडिकेट कर रहा है वो करेक्ट अंडरस्टैंडिंग क्या है? तो इसका आंसर क्या जाएगा? हमें प्राइमरी प्रिवेंशन में कुछ होने से पहले ही हमें वो प्रिवेंट करना होता है, तभी इसका नाम प्राइमरी प्रिवेंशन है। देखो, आई विल हेल्प डायबिटिक पेशेंट, वो पेशेंट पहले से ही डायबिटिक है। लर्न फूड केयर, आई विल गिव टिटनेस बूस्टर आफ्टर इंजरी हो चुकी है फिर दे रहे हो, नहीं, तो प्राइमरी नहीं हुआ। आई विल स्टार्ट अ ब्लड प्रेशर स्क्रीनिंग क्लिनिक, ये भी नहीं है। ब्लड प्रेशर है पहले से ही और आप स्क्रीनिंग क्लिनिक खोलोगे उसको स्क्रीन करने के लिए, और स्क्रीनिंग चीज़ें तो वैसे भी उसमें जाती हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन में। तो यहाँ पे क्या आएगा? वैक्सीनेशन ड्राइव, वो चीज़ हुई नहीं, पहले वैक्सीनेशन दे रहे ताकि आगे नहीं हो। तो प्राइमरी प्रिवेंशन ये होता है। वैक्सीनेशन इज द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन, इंटरवेनिंग बिफोर डिजीज डेवलप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ECG फाइंडिंग इज मोस्ट कंसर्निंग इन ए क्लाइंट विद चेस्ट पेन। पेशेंट को चेस्ट पेन है, कौन सा ECG ज़्यादा कंसर्निंग है? तो चेस्ट पेन होता है दिमाग में, तो एक चीज़ तो सबसे पहले कॉमन आती है कि हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा है, और हार्ट अटैक के ऐसा कुछ होता है तो ECG में ST इवॉल्वेशन मिलता है आपको। ठीक है, साइनस ब्रेडिकार्डिया, ओकेजनल PVC एंड ST सेगमेंट इवॉल्वेशन एंड फर्स्ट डिग्री AV ब्लॉक, सब चीज़ें भूल जाओ। ST अगर आपको इवॉल्वेट मिल रहा है तो ये हार्ट अटैक में डेवलप होगा आगे जाके, तो ये मोस्ट कंसर्निंग है। ST evaluation suggests myocardial infarction, immediate intervention is needed to restore perfusion। ठीक है, a postpartum woman saturate a peri-pad in 15 minutes। 15 मिनट के अंदर पोस्टपार्टम वुमेन, एक पोस्टपार्टम वुमेन है, डिलीवर कर चुकी है बेबी प्लेसेंटा, तो 15 मिनट के अंदर वो अपना जो पूरा पैड है वो भिगा देती है। मतलब इतना ब्लीड होता है कि 15 मिनट्स के अंदर जो पैड उसको पहनाया था वो भीग जाता है। तो नर्स क्या करेगी? नोटिफाई द प्रोवाइडर, मसाज द फंडस, अप्लाई एन आइस पैक, चेक द ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, ये दिखाता है यूटेराइन अटोनी को। ठीक है, तो यूटेराइन अटोनी होती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम मसाज करते हैं फंडस को। ठीक है, फंडल मसाज करने पे क्या होता है मैम? फंडल मसाज करोगे तो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा? ब्लीडिंग कंट्रोल होती है, ब्लड वेसल भी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तो क्या होगा? वो ब्लीडिंग को स्टॉप करेंगी। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम मसाज द फंडस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन 6 month ओल्ड विद ल्यूकेमिया ऑन कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी चल रही है, ल्यूकेमिया पेशेंट है, पहले से ही WBC कम है, इम्यूनिटी कम है, कौन सा वैक्सीन जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा? तो लाइव वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा क्योंकि पेशेंट में पहले ही इम्यूनिटी कम है। ठीक है, और 6 month ओल्ड बेबी है, तो क्या होगा? MMR इज अ लाइव वैक्सीन एंड इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज चाइल्ड लाइक ल्यूकेमिया वाले बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लाइंट हैज द हाइएस्ट सुसाइडल रिस्क? रिसेंटली विडो और एडरली वुमेन, टीनेजर हु ब्रेक अप विद हिज पार्टनर विद अ पार्टनर, मिडिल एज मैन विद एक्सेस टू अ फ्रिम आर्म, कॉलेज स्टूडेंट विद फेलिंग ग्रेड्स। तो कौन सा हाइएस्ट सुसाइडल रिस्क होगा, किस में होगा? आप बेटा सब ऑप्शन छोड़ो, ये ध्यान रखो, जो एक्सेस कर रहा है, जिसके हाथ में बंदूक है, वो तो सबसे पहले खुद को गोली मार देगा। तो हाईएस्ट सुसाइडल रिस्क पे कौन है? जो विधवा हुई है, जिसका ब्रेकअप हो गया, जो फेल हो गया कॉलेज में, या जिसके हाथ में फायर आर्म है। फायर आर्म क्या होता है? गन होती है, बंदूक होती है। मिडिल एज मैन विद एक्सेस टू फायर आर्म, तो ऑब्वियसली वही होगा, राइट। मेल्स, और ये आपको पता है सुसाइडल जो रिस्क होता है सबसे ज़्यादा मेल में होता है। मतलब डिप्रेशन में सबसे ज़्यादा औरतें आती हैं, पर जो सुसाइड करते हैं वो केसेस ज़्यादातर मेल में पाए जाते हैं। मेल पर्टिकुलरली दोज विद लीथल प्लान एंड मीन्स अ फायर आर्म आर एट हाइएस्ट रिस्क। ठीक है, फॉलोइंग mass casualty event which client should be tagged red। एक मास कैजुअलिटी इवेंट हो चुका है, कौन से क्लाइंट को टैग दिया जाएगा रेड के? इमिडिएट चाहिए इसको ट्रीटमेंट। ओपन फीमर फ्रैक्चर, स्टेबल वाइटल्स, 3rd degree burn over 80% TBSA, close head injury, unresponsive, tension, pneumothorax with cyanosis।
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? टेंशन न्यूमोथोरैक्स विद साइनोसिस। टेंशन न्यूमोथोरैक्स इमीडिएटली लाइफ थ्रेटनिंग बट ट्रीटेबल। द पेशेंट इज टैग्ड एज रेड। ठीक है, उसको आप ट्रीट कर सकते हो, तो उसको रेड दिया जाएगा। ठीक है, क्लोज हेड इंजरी अनरिस्पॉन्सिव, थर्ड डिग्री बर्न ओवर 80%, एन ओपन फीमर फ्रैक्चर, स्टेबल वाइटल्स। स्टेबल वाइटल्स वाला तो बिल्कुल नहीं, ग्रीन में चला गया सीधा सीधा। टेंशन न्यूमोथोरैक्स है बेटा, इसको आपने इमीडिएट ट्रीटमेंट नहीं दिया तो ये फॉर श्योर मर जाएगा। ठीक है, क्लोज हेड इंजरी अनरिस्पॉन्सिव है, आपको नहीं पता क्लोज हेड इंजरी है, कितना डैमेज हुआ है, क्या हुआ है, आप उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट दोगे वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है उसकी सर्जरी हो या उसको अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो रही हो, उसका एक्सरे होगा, एमआरआई होगा, आप उसको नहीं कर सकते। ठीक है, थर्ड डिग्री बर्न ओवर 80% TBS है, इसको भी आप नहीं कर सकते। आप इमीडिएट ट्रीटमेंट देखो किसको बचा सकते हो, तो वो एक टेंशन न्यूमोथोरैक्स विद साइनोसिस वाले पेशेंट को बचा सकते हो, उसको आप रेड टैग दोगे। ठीक है, नेक्स्ट, अ क्लाइंट विद साइकेटिक सिस्टिक फिब्रोसिस एडमिटेड फॉर पल्मोनरी एग्जिबिशन विच इज द प्राइमरी नर्सिंग गोल। एक साइटिक फिब्रोसिस का पेशेंट हुआ है, उसको पल्मोनरी मतलब वो हाफ रहा है बहुत बुरी तरह से, तो उसका प्रायोरिटी नर्सिंग गोल क्या होगा? इंक्रीज कैलोरी इनटेक, प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, इंप्रूव एयरवे क्लियरेंस एंड रिड्यूस सोशल आइसोलेशन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सीधा सीधा इंप्रूव एयरवे क्लियरेंस। क्यों? एयरवे क्लियरेंस इज द क्रिटिकल टू प्रिवेंट रेस्पिरेटरी फेलियर इन CF। इंटरवेंशन इंक्लूड चेस्ट फिजियोथेरेपी एंड नेबुलाइजेशन। नेबुलाइजेशन करेंगे एंड चेस्ट फिजियोथेरेपी करेंगे। ठीक है, देखो ये डिजीज जब भी दिमाग में है ना आपके, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये ध्यान रखना, इस डिजीज में नॉर्मली क्या होता है, सेल्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में ना म्यूकस निकालती हैं, फ्लूइड निकालती हैं। ठीक है, तो जहाँ ये बीमारी अगर किसी को है, तो जहाँ पे जिस ऑर्गन में ये बहुत ज़्यादा फ्लूइड से भर दिया, उस ऑर्गन के सिम्टम्स आने लग जाएंगे। ठीक है, ये क्या करती है? अफेक्ट करती है सेल को, जो प्रोड्यूस करती है म्यूकस, स्वीट एंड स्वेट मतलब डाइजेस्टिव जूस। दीज फ्लूइड्स बिकम थिक एंड स्टिकी एंड दे प्लग द ट्यूब एंड डक्ट्स एंड पासवेज। तो क्या होता है, जैसे मान लो ये है किसी को, ठीक है, अब लंग्स हो गए, ठीक है, किडनी हो गई, हार्ट हो गया, ये जितने मेजर हैं, ठीक है, इनमें क्या होगा? फ्लूइड होगा, सेल बहुत ज़्यादा फ्लूइड निकालेंगी, इनकी जो ब्लड वेसल्स हैं या जो भी इनकी डक्ट है उनमें जाके फ्लूइड जाके भर जाएगा, वहाँ पे वो जाके स्टिकी हो जाएगा और ऑक्लूड कर देगा। अब वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं आएगी तो सिम्टम्स आएंगे। तो ये समझ लो बहुत सारा ये जो बीमारी है बहुत सारा फ्लूइड म्यूकस निकालती है, जो जिस ऑर्गन का होता है उस ऑर्गन का निकाल के वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड भर जाता है और स्टिकी हो जाता है और पत्थर की तरह वो चीज़ हो जाती है ऑर्गन, तो उसके सिम्टम्स आने लग जाते हैं। ठीक है, तो पल्मोनरी एग्जिबिशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग एन आउटब्रेक ऑफ हेपेटाइटिस ए विच एक्शन शुड द कम्युनिटी हेल्थ नर्स प्रायोरिटाइज। ठीक है, एक आउटब्रेक हो गया है हेपेटाइटिस ए का। हेपेटाइटिस ए किससे फैलता है? फीकल ओरल रूट से, ये ध्यान रखना। ठीक है, प्रोवाइड विटामिन के इंजेक्शन, एडमिनिस्ट्रेट इम्यूनोग्लोबुलिन टू एक्सपोज इंडिविजुअल, इनिशिएट एंटीवायरल थेरेपी, एजुकेट अबाउट अवॉइडिंग डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसका आंसर क्या जाए? तो देखो बेटा, यहाँ पे फीकल ओरल रूट से फैलता है, पर वो प्रिवेंशन के लिए किससे फैलता है, तो इससे बचाव करो। पर यहाँ पे हो चुका है, तो जो चीज़ हो चुकी है उसको दवाई से ही ठीक करोगे ना। तो यहाँ पे दवाई क्या है? यहाँ पे दवाई है, मेन दवाई क्या है यहाँ पे? इम्यूनोग्लोबुलिन। अगर आपने 2 वीक के अंदर अंदर ये दे दिया तो पेशेंट को हेपेटाइटिस ए जो है वो ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, ज़्यादा वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर, इन्फेक्शन से आप प्रिवेंट कर लोगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी, एडमिनिस्ट्रेशन इम्यूनोग्लोबुलिन टू एक्सपोज इंडिविजुअल। पर ये 2 वीक से ज़्यादा हो गया तो वो प्रिवेंट नहीं कर पाएगा, किसको? हेपेटाइटिस ए को। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन कैन प्रिवेंट इन्फेक्शन इफ गिवन विद इन 2 वीक्स ऑफ एक्सपोजर टू हेपेटाइटिस ए। अगर एक्सपोज हुआ है पेशेंट हेपेटाइटिस ए से विद इन 2 वीक, सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर उसको आपको देना पड़ेगा इम्यूनोग्लोबुलिन, तभी वो प्रिवेंट कर पाएगा इन्फेक्शन को, उसको नहीं होगा हेपेटाइटिस ए फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्लाइंट ऑन अ वेंटिलेटर सडनली शो हाई प्रेशर अलार्म, व्हाट इज द नर्स फर्स्ट एक्शन? ठीक है, हाई प्रेशर अलार्म आ रहा है वेंटिलेटर से, नर्स सबसे पहले क्या करेगी? इंक्रीज द सेडेशन लेवल, चेक फॉर किंग्स और सिक्रेशन इन द ट्यूब्स, रीअसेसिंग वेंटिलेटर सेटिंग एंड कॉल द रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट। तो देखो ये हमारे नोट्स हैं, इसमें आप देख सकते हो लो प्रेशर अलार्म एंड हाई प्रेशर। तो लो प्रेशर कब कब होता है, हाई प्रेशर कब कब होता है? तो लो प्रेशर लो टाइडल वॉल्यूम अलार्म और हाई पीक प्रेशर अलार्म। तो लो प्रेशर कब कब होगा? जब लॉस ऑफ कनेक्शन होगा, कनेक्शन लूज होगा तो वेंटिलेटर लो प्रेशर अलार्म साउंड जो है वो क्रिएट करेगा। लीकेज होगा तब करेगा। तो 2 L आपको याद रखने हैं, लॉस ऑफ कनेक्शन, लीकेज, जैसे कि कफ लीक, ET ट्यूब डिस्प्लेसमेंट, डिसकनेक्शन। हाई प्रेशर कब कब सुनने को मिलेगा? जब ब्लॉकेज होगा,
ट्यूब को बाइट कर लिया, गांठ पड़ गई ट्यूब में, किंग्स हो गया, एक्सेसिव एयरवे सिक्रेशन हो गया तब भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है, म्यूकस प्लग हो गया जाके, कफिंग हो गई, पल्मोनरी इडीमा हो गया, न्यूमोथोरेक्स हो गया, तो ये क्या है, हाई प्रेशर अलार्म है। तो आप ये देख सकते हो, ये नोट्स आपको बाय करने हैं, हर सब्जेक्ट के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप बाय कर सकते हो। अगर आपको बाय करने के बाद समझ नहीं आ रहा है कि PDF कैसे डाउनलोड करें, आप हमें नंबर 9191 किस पे 9116765424 पे आप हमें बोल सकते हैं कि मैम मैंने परचेज कर लिया है, वी वेरीफाई एंड देन सेंड द PDF टू यू गाइस। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर क्या जाएगा, चेक द किंग्स और सिक्रेशन इन द ट्यूबिंग, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन पता करना है हमें। हाई प्रेशर अलार्म ऑफ्टन कोज बाय ब्लॉकिंग ट्यूब, सिक्रेशन, किंग्स, ठीक है। ऑलवेज चेक द सिस्टम बिफोर एडजस्टिंग सेटिंग और कॉलिंग फॉर हेल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 minutes into a packed RBC transfusion, the client complains of chills, low back pain, shortness of breath. What is the nurse priority action? ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। पेशेंट को ये सारे सिम्टम्स आ गए 10 मिनट्स के अंदर अंदर, सबसे पहले क्या करोगे, स्टॉप, सबसे पहले स्टॉप कर दो, जो दे रहे हो स्टॉप कर दो, ठीक है। स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली। डॉक्टर को नहीं बोलना, स्लो तो बिल्कुल नहीं करना, हमें देना ही नहीं हो ट्रांसफ्यूजन, क्योंकि उसकी वजह से ही ये चीज़ हुई है। सबसे पहले उसको रोक दो, ठीक है, उसके बाद फर्दर ट्रीटमेंट होता है। तो क्या करोगे, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली। ये हमारे नोट्स में स्टेप बाय स्टेप दे रखा है कि सबसे पहले क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, तो आप वो बाय कर सकते हो, लिंक में डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर दैट अ क्लाइंट इज रेडी टू बी वीन्ड ऑफ द वेंटिलेटर। जब पेशेंट वेंटिलेटर पे है, जब उसको वेंटिलेटर से हटाते हैं, तो कब हटाते हैं, पेशेंट ऐसा क्या इंडिकेटर देगा रिलायबल कि हम पेशेंट से उसको विंड ऑफ कर दें, मतलब पेशेंट वेंटिलेटर से उसको हटा दें, ठीक है। तो ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ गया कितना, 88%, रेस्पिरेटरी रेट हो गई उसकी 28 ब्रेथ्स पर मिनट, नेगेटिव इन्फ्रारेड फोर्स हो गया ऑफ -30 सेंटीमीटर H2 है, यूज ऑफ एसेसरी मसल्स ड्यूरिंग ब्रीदिंग। तो देखो, ब्रीदिंग के टाइम पे अगर एसेसरी मसल्स यूज कर रहा है तो नो, ठीक है। ये क्या है, पेशेंट बहुत ज़्यादा ब्रीथ कर रहा है, किसमें, हाइपर उसमें है, वेंटिलेशन में, ये नहीं कर रहा है, ठीक है। अबाउ 88 नहीं, कम से कम हमें 90 तो चाहिए ही। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव इंस्पायरेटरी फोर्स, INIF कितना हो जाए, -30 सेंटीमीटर H2O, तब हम करेंगे, ठीक है। शो स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेटरी मसल, जब ये हो जाता है पेशेंट में, तो क्या शो करता है वो, कि पेशेंट जो है वो खुद सांस ले पा रहा है, उसको वेंटिलेटर के सपोर्ट की अब ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या है, एक रिलायबल इंडिकेटर है कि उसको हम वेंटिलेटर से विनिंग कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं वेंटिलेटर से, ठीक है। तो नेगेटिव इंस्पिरेटरी फोर्स कितना, -30 सेंटीमीटर H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ARDS विच वेंटिलेटर सेटिंग हेल्प प्रिवेंट एल्वेलाई कोलैप्स, ठीक है। तो ARDS है, इसमें वेंटिलेटर सेटिंग कौन सी होगी जो एल्वेलाई को कोलैप्स नहीं होने देगी, तो कौन सा होगा, हाई टाइडल वॉल्यूम, डिक्रीज FiO2, इंक्रीज पॉजिटिव प्रेशर, वेंटिलेशन पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, ठीक है, एंड लो रेस्पिरेटरी रेट। तो कौन सा होगा जो प्रिवेंट नहीं करने देगा, कौन सी सेटिंग होगी, लो रेस्पिरेटरी रेट तो ऑफ कोर्स नहीं होने वाला है, ठीक। तो इसका सीधा आंसर क्या आएगा, इंक्रीज EEP। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर कीप एल्वेलाई ओपन, इम्प्रूविंग ऑक्सीजनेशन एंड प्रिवेंटिंग एटलाइसिस इन ARDS, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन पैक RBC, what must be done before initiating the transfusion। देखो, जहाँ पे पैक्ड RBC आ जाए, उसका मतलब क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने वाले हैं, तो उससे पहले क्या होगा, ये सारे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के क्वेश्चन है। व्हाट मस्ट बी डन बिफोर इनिशिएटिंग द ट्रांसफ्यूजन, तो क्या होगा करने से पहले, वार्म द ब्लड बैक टू बॉडी टेम्परेचर, हैंग विद D5NS, वेरीफाई ब्लड टाइप विद अनदर लाइसेंस नर्स, एंड assess ब्लड ग्लूकोज लेवल। सब चीज़ों को छोड़ो, आप गलत पेशेंट को नहीं इन्फ्यूज़ कर सकते। तो सबसे पहले आपको पेशेंट की सेफ्टी देखनी पड़ेगी, तो सबसे पहले क्या करोगे, आप वेरीफाई करोगे ब्लड टाइप विद अनदर लाइसेंस नर्स। आपको पता है 2RN जो है वो वेरीफाई करती हैं, डबल चेक करना होता है। ऑलवेज डबल चेक पेशेंट आइडेंटिटी, ब्लड टाइप विद अनदर नर्स टू प्रिवेंट लाइफ थ्रेटनिंग मिसमैच, ठीक है। और वेंटिलेटर लो प्रेशर अलार्म, अब देखो लो प्रेशर आ गया, तो लो प्रेशर में आपको बताया था लॉस ऑफ कनेक्शन एंड क्या हुआ था, लीकेज। तो अब लीकेज कहाँ पे हो रहा है, देखो, डिसकनेक्शन और लीक इन द ट्यूब। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सीधा C आंसर जाएगा। लो प्रेशर इंडिकेट कॉज ऑफ सर्किट इंटीग्रिटी ऑफ्टन ड्यू टू ए डिसकनेक्शन और लीक इन द सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट रिसीविंग मैसिव अब देखो मैसिव ट्रांसफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, वो डेवलप करता है टिंगलिंग, मसल क्रैम्प,
what lab value should be checked immediately? hemoglobin, platelets count, calcium level and potassium level. तो ये ध्यान रखना, जब भी टिगलिंग एंड मसल्स क्रैम्प हो गए तो पेशेंट किसकी ओर जा रहा है? हाइपोकलेमिया की ओर, ठीक है। मैसिव ट्रांसफ्यूजन होता है जब भी, तो सिट्रेट के कारण, सिट्रेट होता है, ठीक है, ब्लड पैक में डला होता है सिट्रेट, और मैसिव जब होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, तो क्या होता है, वो कैल्शियम को कम कर देता है। कैल्शियम कम होगा तो टिंगलिंग और मसल क्रैम्प आने लग जाते हैं, ठीक है। ये भी सब नोट्स में बता रखा है। सिट्रेट इन ट्रांसफ्यूज्ड ब्लड बाइंड्स कैल्शियम। सिट्रेट कैसे करता है कम उसको? सिट्रेट जो है इन ट्रांसफ्यूजन ब्लड, जो ब्लड ट्रांसफ्यूज हो रहा है उसमें सिट्रेट होता है, वो कैल्शियम से जाके बाइंड हो जाता है एंड लीडिंग टू हाइपोकैल्सीमिया विच कैन कॉज न्यूरोमस्कुलर सिम्टम लाइक टिटनी एंड arrhythmias, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की नर्सिंग इंटरवेंशन टू प्रिवेंट वेप? Administrate bronchodilators regularly, maintain FiO2 about 60%, evaluate the head of bed to 30 से 45 degrees, perform deep suctioning every 2 hours. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? वैप को प्रिवेंट करने के लिए क्या होगा सबसे ज़्यादा? तो इवॉल्वेट द हेड ऑफ द बेड टू 30 से 45 डिग्री। इवॉल्वेट ऑफ हेड ऑफ द बेड रिड्यूस एस्पायरेशन रिस्क, वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एविडेंस बेस्ड मेथड फॉर वेप प्रिवेंशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which hemodynamically effect is commonly associated with mechanical ventilation using high level of EEP, ठीक है। Which hemodynamic effort is commonly associated with mechanical ventilation using high level of PWP? Increase cardiac output, increase preload, decrease venous return and bradycardia. इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा ये है ध्यान रखने वाली, जब भी ये पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर हाई होगा तो ये कार्डियक आउटपुट को कम करता है, इंक्रीज नहीं करता है, कम करता है। अच्छा मैम क्यों करता है? क्योंकि ये क्या करता है, अगर ये हाई लेवल है तो ये एल्वेलाई के अंदर कोलैप्स नहीं होने देता है, तो ये प्रेशर जनरेट करके रखता है, और इसका लेवल भी हाई हो गया तो प्रेशर और हाई है, तो थोरेसिक रीजन में प्रेशर और हाई होने के कारण वीनस जो रिटर्न है वो डिक्रीज हो जाता है। वीनस रिटर्न डिक्रीज होगा हार्ट की तरफ तो कार्डियक आउटपुट कम होता है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? डिक्रीज वीनस रिटर्न। अगर कोई पेशेंट है जो हीमोडायनेमिकली effective is commonly associated with mechanical ventilation using high level of PWEP, तो उसमें क्या देखने को मिलता है? वीनस रिटर्न कम देखने को मिलता है, क्योंकि थोरेसिक रीजन में प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो वीनस रिटर्न कम हो जाता है और कार्डियक आउटपुट भी उसके बाद कम ही देखने को मिलता है, ठीक है। हाई PEP इंक्रीज इंट्राथोरेसिस प्रेशर रिड्यूसिंग वीनस रिटर्न टू द हार्ट विच कैन डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। Next question, which finding in a pregnant woman at 28 weeks gestation required immediate intervention? Hemoglobin 10.8, fundal height 29 centimeter, deep tendon reflex +4, okay, fetal movement felt 10 minutes in 2 hours, ठीक है। 2 घंटे के अंदर 10 बार fetal movement हो रहा है, एकदम नॉर्मल है। हीमोग्लोबिन 10.8, ठीक है, 11 में 2 ही कम है, ठीक है। फंडल हाइट 29 सेंटीमीटर, ओके, ठीक है। मेन चीज़ क्या है यहाँ पे? डीप टेंडन रिफ्लेक्स है वो +4 दिखा रहा है, हाइपर रिफ्लेक्सिया दिखा रहा है, मे इंडिकेट प्री इक्लेम्सिया एंड रिस्क ऑफ सीजर इक्लेम्सिया, दिस इज अ क्रिटिकल वार्निंग साइन, ये ध्यान रखना, ठीक है। डीप टेंडन रिफ्लेक्स, डीप टेंडन रिफ्लेक्स जो है वो +4 दर्शा रहा है आपको मार्कर, हाइपर रिफ्लेक्सिया के अंदर मदर जा रही है, तो वो क्या होगा? इंडिकेट करता है वो, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि मदर को प्रीक्लेम्सिया है और रिस्क है इक्लेम्सिया में जाने के, मतलब सीजर आने के, तो ये क्रिटिकल वार्निंग साइन है अगर 20 वीक जेस्टेशन में अगर मदर शो कर रही है तो। डीप टेंडन रिफ्लेक्स जहाँ भी देखने को मिले, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उस पर टिक करके आना, वो सही होगा ज़्यादातर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a toddler diagnosis with Kawasaki disease is irritable and febrile despite IG therapy. What is the priority nursing action? ठीक है, एक टोलर है, डायग्नोस्ड है किससे? कावासाकी डिजीज है, उसको बहुत इरिटेटेड है, ठीक है, और उसको क्या थेरेपी चल रही है? IV चल रहा है, IG इमोग्लोबिन चल रहा है उसको। तो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा? एनकरेज ऑरल फ्लूइड, नोटिफाई द प्रोवाइडर इमीडिएटली, एडमिनिस्टर एसिटामिनोफेन एंड अप्लाई कोल कंप्रेशन। ओके, अब कावासाकी डिजीज़ क्या होती है? देखो कावासाकी डिजीज़ बेटा ज़्यादातर ना इन्फेंट या यंग चिल्ड्रंस में देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है? इन्फ्लामेशन होता है, किसका होता है? वॉल ऑफ सम
मिडिल साइज ब्लड वेसल्स का, ठीक है। बॉडी में जो मिड साइज की ब्लड वेसल्स होती है उनमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो इन्फ्लाम्ड है पहले ही ब्लड वेसल्स, ठीक है। और पेशेंट को अर्ली जो पेशेंट मतलब बच्चे को, इन्फेंट को या यंग चिल्ड्रंस को जो अर्ली सिम्टम्स आते हैं इसमें कावासाकी में, क्या आते हैं, रैश एंड फीवर। क्या आते हैं, रैश एंड फीवर आता है, ठीक है। यहाँ पे भी फीवर ही हो रहा है बच्चे को, ठीक है। तो रैश एंड फीवर आते हैं। और लेट में क्या होता है, यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो वेस्कुलाइटिस देखने को मिलता है, लिम्फ नोड इफेक्ट हो जाते हैं, स्किन इफेक्ट हो जाती है, स्किन पीलिंग देखने को मिलती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आईजी थेरेपी जो है वो चल रही थी, ठीक है। इसके बावजूद भी उसको ये सिम्टम्स आ गए। तो अब क्या है, अगर इसके बाद भी ये आ रहा है तो बेटा किसके चांसेस रहते हैं, एनिरिज्म होने के, फटने के, रप्चर होने के, ब्लड वेसल्स रप्चर हो सकती है, इसके चांसेस होते हैं। तो इसमें हमें सबसे ज़्यादा क्या करना है, नोटिफाई करना है प्रोवाइडर को, प्रोवाइडर इमिडिएटली, नोटिफाई द प्रोवाइडर इमिडिएटली, ये करना है हमें, ठीक है। देखो देखो, परसिस्टेंट फीवर आफ्टर IVIG इंक्रीज द रिस्क ऑफ कोरोनरी आर्टरी एनिरिज्म। परसिस्टेंट फीवर बना हुआ है इस थेरेपी के बाद भी, तो कहाँ लेके जाएगा ये, इंक्रीज द रिस्क ऑफ कॉरोनरी आर्टरी एनेरिज्म। और एनेरिज्म किस में बदलता है आगे, रप्चर में। रप्चर से क्या होती है, ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग होगा तो क्या होगा, शोक होगा, शोक होगा तो क्या होगा, पेशेंट को डेथ की तरफ लेके जाएगा। इट इज अर्जेंट सिचुएशन रिक्वायर प्रोवाइडर इंटरवेंशन। Which intervention is most appropriate for a manic client exhibiting excessive behavior? एक मैनिक पेशेंट है जो बहुत ज़्यादा गुस्सेल बिहेवियर दिखा रहा है, तो उसके लिए इंटरवेंशन क्या है, प्लेस द क्लाइंट इन अ रूम विद अनदर पेशेंट, कभी नहीं करना ये तो। ऑफर द क्लाइंट चॉइसेस फ्रिक्वेंटली, पेशेंट तो मांगता ही रहेगा, आप उसको ऑफर करते रहोगे, जो चाहता है तो कंटिन्यूसली मांगता ही रहेगा। यूज फिर्म लिमिट्स एंड डिक्रीज स्टिमुलाई, एनकरेज ग्रुप पार्टिसिपेशन, कोई ग्रुप पार्टिसिपेशन नहीं। अगर पेशेंट गुस्सा है अगर, तो आपको क्या करना है, उसको शांत करना है, कोई स्टिमुलाई नहीं देना है। तो सबसे पहले जितने भी स्टिमुलाई थे सब डिक्रीज करो और फिल्म लिमिट्स उसके ऊपर अपलोड करो। क्लाइंट इन मैनिक बेनिफिट फ्रॉम फिल्म बाउंड्रीज एंड लो स्टिमुलस एनवायरनमेंट टू रिड्यूस एजिटेशन एंड इंश्योर सेफ्टी। अच्छा, यहाँ पे ये फिल्म क्यों बोला है, ठीक है, ये वर्ड क्यों यूज़ किया है कि कम ही उस पर लिमिटेशन लगाओ। अगर आप उसको ज़्यादा करोगे ना, यहीं बैठ यहीं कर, तो पेशेंट और गुस्सा होगा, पेशेंट और उछलेगा मैनिक का। तो उसको ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रिक्टली नहीं करना है उसको, लिमिटेड बाउंड्रीज ज़्यादा स्ट्रिक्टली नहीं करनी है उसको, ठीक है। तो फिल्म ही करनी है, पर डिक्रीज करना है स्टिमुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, a nurse is developing a disaster response plan. What is the primary objective during the mitigation phase? ठीक है, सॉरी, अब मिटिगेशन फेज क्या होती है डिजास्टर रिस्पॉन्स प्लान में, इसमें क्या करते हैं, फोकस करते हैं लॉन्ग टर्म मेजर टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर। लॉन्ग टर्म मेजर करते हैं रिड्यूस करने के लिए कि डिजास्टर का इम्पैक्ट जो है वो कम हो पीपल के ऊपर और उनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी। तो इसमें क्या करना है, रीबिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, providing first aid, reducing loss of life and property and activating emergency shelter। तो जैसा कि मैंने कि हमें रिड्यूस करना है इम्पैक्ट डिजास्टर का लोगों के ऊपर, कि लोगों को उनकी लाइफ ना खोनी पड़े और उनकी प्रॉपर्टी को भी हार्म ना हो। तो उसमें क्या आएगा, रिड्यूसिंग लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। मिटिगेशन इन्वॉल्व प्रोएक्टिव स्टेप्स टू मिनिमाइज डैमेज बिफोर डिजास्टर ऑकर, बिल्डिंग कोड्स एंड हैजार्ड मैपिंग। बिल्डिंग पे आप कोड्स लगाओगे एंड हैजार्ड को मैपिंग करोगे आप, ठीक है। विच असेसमेंट फाइंडिंग वुड लीड द नर्स टू सस्पेक्ट थायराइड स्टॉर्म इन द क्लाइंट विद हाइपरथायरॉइडिज्म। पेशेंट को हाइपरथायरॉइडिज्म है, अब नर्स कैसे सस्पेक्ट करेगी कि उसको थायराइड स्ट्रॉम आ रहा है। तो देखो, जब भी स्ट्रॉम आएगा तो क्या होगा, मोस्टली चीज़ें बढ़ जाएंगी, पीपी बढ़ जाएगा, पेशेंट बहुत बेचैनी में रहेगा, फीवर हो जाएगा उसको, ठीक है। तो ब्रैडिकार्डिया नहीं होगा, कोल्ड स्किन भी नहीं होगी, लेथार्जी भी नहीं होगा पेशेंट, ट्राइमिकस मेम्ब्रेन ये भी नहीं होगा, ये तो कभी नहीं हो सकता, ठीक है। वेट गेन, तो क्या होगा, हाइपरटेंशन, फीवर एंड एजिटेशन। थायराइड स्टॉर्म इज लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपर मेटाबॉलिक साइन। हाइपर हो गया, मैंने बोला ना हाइपर है तो सब चीज़ें हाइपर होंगी, हाई बीपी, फीवर, टैकीकार्डिया, देखो हार्ट रेट भी बढ़ गई, ठीक है, मेंटल स्टेटस चेंज हो गए, तो ये होगा इसमें, ठीक है। टेम्परेचर भी हाई हो जाएगा तो फीवर हो जाएगा उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट इन अ लेबर इज रिसीविंग ऑक्सीटोसिन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स इमीडिएट डिस्कनेक्शन ऑफ द इन्फ्यूजन, कॉन्ट्रैक्शन एवरी 3 minutes, baseline FSR of 140 beat per minute, late deceleration of fetal monitoring and cervical dilation of 6 centimeter। सब कुछ ठीक है, ये वर्ड जहाँ दिख जाए ये खराब वर्ड है इस चीज़ के लिए। लेस डिस्टिलेशन अच्छा वर्ड नहीं है। ये क्या करता है, ये इंडिकेट करता है कि फीटस को, बच्चे को अच्छे से सांस नहीं जा रही है, हाइपोक्सिया हो रहा है ड्यू टू
यूटेरो प्लेसेंटल इनसफिशेंसी, मतलब यूट्रस एंड प्लेसेंटा के बीच में इनसफिशेंसी हो रही है, जो कनेक्शन था वो अच्छे से नहीं आ पा रहा है, तो इसलिए क्या हो रहा है, बच्चे को अच्छे से ब्रेथ नहीं मिल पा रही है, हाइपोक्सिया हो गया उसको। तो हमें ऑक्सीटोसिन को क्या करना है, स्टॉप करना है और प्रिवेंट करना है उसको डिस्ट्रेस से, ठीक है, उसको डिस्ट्रेस से प्रिवेंट करना है। तो ये थे आपके नॉर्सेट 9 के एनक्लेक्स बेस सैम्पल क्वेश्चन पेपर के कुछ पॉइंट्स, कुछ क्वेश्चंस, इससे आप पता लगा सकते हो कि आपकी कितनी तैयारी है, आपको क्या रिविजन करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। अगर आपको नॉर्सेट के लिए FON के एक्यूरेट नोट्स चाहिए, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जिसमें वेंटिलेटर दे रखा हो, वुंड हीलिंग, वुंड सेटिंग, वुंड केयर कैसे करते हैं, ICU में सेटिंग्स क्या होती हैं, इमरजेंसी ड्रग्स क्या होते हैं, सब कुछ आपको पढ़ना हो, जो कहीं पे भी नहीं है, वो सब कुछ मिलेगा हमारे नोट्स में। तो आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप बाय कर सकते हो। अगर आपको ये PDF जो मैंने दिखाया, इसका PDF चाहिए, तो आप टेलीग्राम पे, लिंक है टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर लो, वहाँ पे PDF अपलोड कर दी जाएगी 1-2 दिन में। तो ये था। और आपको और चाहिए ऐसी सीरीज, टेस्ट सीरीज वैसे भी हम बनाएंगे, पर अगर आपको और चाहिए, आप बोलोगे थोड़ा और इनकरेज मिलता है कि लाइक हाँ बनाना चाहिए, बच्चे बोल रहे हैं, तो अगर आप सच में चाहते हो, आपको क्वेश्चन सच में लगे हैं कि हाँ लेवल के क्वेश्चन हैं, मैम और क्वेश्चन बनाओ, और क्वेश्चन पेपर निकालो, ऐसी वीडियोस निकालो, तो आप हमें ज़रूर बोलना। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कैसे क्वेश्चन आपको और चाहिए, क्या ये क्वेश्चन ठीक है, क्या हमें और वीडियोस ऐसी बनानी चाहिए, तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। नोट्स चाहिए, डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में है। इससे बेटर नोट्स, इसकी गारंटी मैं देती हूँ, अच्छे से, बहुत अच्छे से हर चीज़ समझा रखी है आपको, ठीक है। तो नोट्स आप परचेज कर सकते हो, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू, एंड थैंक यू सो मच गाइस।